This conference will now be recorded. नमस्कार. आयुर्वेद अध्ययन नांदेड तर्फे आयोजित व्याख्यानमालेमध्ये मी आपणा सर्वांचे स्वागत करते. आज पुष्प 54 भाग 3 शोध संकल्पनेबद्दल आदरणीय कुलकर्णी सर आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करतील. मागील 2 भागांमध्ये सरांनी शोधाच्या सामान्य संप्राप्तीबद्दल मार्गदर्शन केले आहे. त्या पुढील मार्गदर्शन कंटिन्यू करण्याची मी सरांना विनंती करते. धन्यवाद. गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधि विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो पिछली बार हमने शोध की सामान्य संप्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में विवेचन किया था कि चरक चिकित्सा स्थान का जो 12वां अध्याय है उसमें वर्णित श्लोक हमने देखा था कि बाह्यः शिरः प्राप्य यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्य कफाश्रुपित्तानि संदूषयति। कफ रक्त और पित्त की दुष्टि करता है तो जब वो वायु तो उसके बाद क्या होता है तैहि बद्ध मार्गः, उससे उस वायु का मार्ग अवरोध होने के कारण विसर्पण उच्छेद श्वयथु लिंगम, तो उससे उच्छेद की निर्मिति होती है और वही उच्छेद को उच्छेद सामान्य शोधः उसको हमने चरक आचार्य चरक ने शोध ये नाम दिया है। तो ये शोध की सामान्य संप्राप्ति है। ये जो पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट है वो सभी शोध के संप्राप्ति में प्रायः पाए जाएंगे। तो फिर विशेष संप्राप्ति में क्या होगा? तो विशेष संप्राप्ति में प्रायः दोषिक डोमिनेंस के अनुसार संप्राप्ति में दोषों की इन्वॉल्वमेंट और फिर जो लक्षण निर्मिति है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाएंगे। तो ये वर्णन किस प्रकार से है वो आज हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो चरक सूत्र स्थान का जो 18वां अध्याय है उसमें पेज नंबर 106 श्लोक नंबर जो 7वां श्लोक है उसमें श्लोक नंबर जो उपश्लोक है एक वो आज पढ़ेंगे। अयम तो अत्र विशेषाः, तो अभी ये विशेष का वर्णन है। अयम तो अत्र विशेषाः हमने पिछली बार भी देखा था कि ये त्रिशोथी अध्याय में सामान्य संप्राप्ति का शोध की सामान्य संप्राप्ति का वर्णन नहीं है। हेतुओं का वर्णन होने के बाद डायरेक्टली विशेष संप्राप्ति का वर्णन आ जाता है। अयम तो अत्र विशेषाः शीत रुक्ष लघु विशद श्रम उपवास अतिकर्षण क्षपणादिभिः वायुः प्रकूपिताः। तो एक एक सेंटेंस एक एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है? शीत रुक्ष लघु विशद श्रम उपवास अतिकर्षण क्षपणादिभिः वायुः प्रकूपिताः। इन कारणों से वायु का प्रकोप होता है। तो सबसे पहले उन्होंने इस पैथोलॉजी में वातज शोथ की पैथोलॉजी में कौन से गुणों की इन्वॉल्वमेंट है उसका वर्णन किया। तो प्रायः कौन से गुण उन्होंने वर्णित किए वायु के? शीत रुक्ष लघु विशद। तो ये जो वातज शोथ की पैथोलॉजी है उसमें प्रायः ये 4 गुण जो है वो प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं। शीत रुक्ष लघु विशद ये 4 गुण मोस्टली इन्वॉल्व है। तो अभी इसका और एक विशेष देखिए। जनरली हमको मालूम है वृक्ष लघु सूक्ष्म चलो विशदाः ये जो वायु के गुण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गुण सा है, सबसे इम्पोर्टेंट गुण वृक्ष है। वृक्ष ये वायु का प्रधान गुण है।
लेकिन इस संप्राप्ति में रुक्ष या वायु का प्रधान गुण होते हुए भी शीत गुण अग्रक्रम से लिखा है। ऐसा तो नहीं है ना कि उनको जैसे याद आया वैसे उन्होंने लिखा, ऐसा तो नहीं है। हर बार श्लोक में जो वर्णित क्रम है उसका एक अलग ही महत्व है। तो शीत गुण रुक्ष गुण से पहले आता है। वैसे देखा जाए रुक्ष गुण वायु का प्रधान गुण है। देखिए चरक सूत्र जो पहला में अध्याय है, श्लोक नंबर जो चरक सूत्र 1 उसमें 59 है, पेज नंबर 16 है वायु के गुणों का। वृक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मः चलो अथ विशदः खरा विपरीतैः गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। तो इसमें वृक्ष सबसे पहले आता है, बाद में शीत गुण आता है। अब इसका विवेचन देखिए, चक्रपाणी जी ने इसके विवेचन के बारे में वर्णन किया है। तो दूसरी जो लाइन है वहां पे देखिए, संप्रति शरीर रोगाधिकार प्रवृत्तत्वादस्य तंत्रस्य शारीर रोगज वातादि लक्षणम भेषजम चाह रुक्ष इत्यादि प्रधानत्वाद अग्रे वायु अभिधानम। वायु प्रधानत्वाद, इसलिए वायु का सबसे पहले वर्णन किया। वृक्षादीनां जायस्त्वाद अभिधानम तेन दारुणादयो अपि गुणाः बोधव्याः वृक्षत्वं च वायवादिकम् स्नेह साध्यत्वात् वायु अतो वृक्षत्वम् अग्रे अभिहितम। वृक्षत्वम् अग्रे अभिहितम, वायु का वृक्ष गुण ये प्रधान है, इसलिए अग्रे अभिहितम, अग्रे अभिहितम। वृक्ष शीत ऐसा क्रम चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय में आता है। वहां वो क्रम क्यों है उसका भी महत्व चक्रपाणी जी ने लिखा, वृक्षत्वम वायवादिकम, इसीलिए वहां पे वृक्ष सबसे पहले है। देखिए यही जो विचार है वही चरक निदान स्थान के पहले अध्याय में भी आता है। चरक निदान स्थान का जो पहला अध्याय है उसमें चरक निदान 1 पेज नंबर 199 वातज ज्वर के जो हेतु वर्णित है श्लोक नंबर 19, उसमें वृक्ष लघु शीत वमन विरेचन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे वातज ज्वर के हेतु वर्णित है। अभी इस पे जो चक्रपाणी जी की टीका है वो पढ़ते हैं। वात प्रकोपणम प्रति वृक्षस्य प्रधानत्वेन अग्रे अभिधानम वृक्षो ही गुणो वात गुणेषु प्रधानम। वृक्षो ही गुणो वात गुणेषु प्रधानम, वायु का प्रधान गुण वृक्ष है। तो ये तो क्लियर बात है कि वात के जो अन्य गुण है उसमें से सबसे प्रधान गुण ये वृक्ष है। लेकिन अभी जो हम ये वातज शोथ पढ़ रहे हैं उसकी संप्राप्ति पढ़ रहे हैं, वहां पे अभी क्रम क्या आया है, शीत वृक्ष लघु विशद, शीत से शुरुआत है। शीत गुण वृक्ष से पहले है। कहने का तात्पर्य ये वातज शोथ की जो पैथोलॉजी है उसमें शीत गुण ज्यादा कार्यकारी होता होगा। ऐसा नहीं कि रुक्षता के कारण वातज शोथ नहीं होगा, होगा ही। लेकिन अगर हेतुत्व का विचार करें और शोथ के कार्यकारित्व का विचार करें तो शायद मोस्टली जो शीत गुण है वो संप्राप्ति में प्रधान रहता होगा। शीत वृक्ष लघु विशत। और शीत की व्याख्या क्या है वो भी हमको मालूम है, यद गतिमंतम जलम ध्रुवम, ऐसी शीत की व्याख्या है। गतिमान भाव पदार्थ, गतिमान जल भावों को जो स्तंभित कर देता है वो शीत है। इसलिए सिराओं से जो वहन करने वाला गतिमान वायु है, इस वायु को इस शीतत्व के कारण अब अवरोध उत्पन्न हो रहा है, अभी स्तंभ उत्पन्न हो रहा है।
शीत वृक्ष लघु विशद, इससे वायु प्रकुपिता, इसका तात्पर्य क्या है? अभी इसका तात्पर्य है शीतकराणी शीराणाम, लघुकराणी शीराणाम, विशदकराणी शीराणाम, वृक्षकराणी शीराणाम। शीराएं अभी शीत बन गए हैं, शीराएं अभी वृक्ष बन गए हैं, शीराएं अभी लघु विशद गुण की बन गई हैं। तो शीराओं में जब शीत गुण बनेगा, बहेगा, बढ़ेगा, whenever there is a शीत गुण वृद्धि इन द शीरा, शीराओं की जो भित्ति है, शीराओं की जो वॉल है, शीरा जिन भावों से घटित है, किन भावों से वो घटित है? रक्त और मेद, इनके मृदुपाक से शीरा बनती है, हमने देखा है पिछली बार। तो इन भावों में, जिन भावों से शीरा बनती है, उन भावों में अभी शीत गुण वृद्धि हो रही है हेतुओं के कारण। तो शीतकराणी शीराणाम ऐसा अगर हो रहा है, तो इस शीत गुण के कारण वायु के गति को, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अव्याहत गति उस शीरा से हो रही है, उस गति को अब अवरोध स्तंभ उत्पन्न हो रहा है, और उस स्तंभ के कारण वहां पे वायु के गति का अवरोध होने के कारण वहां पे वात का प्रकोप हो रहा है। तो इस वातज शोथ की पैथोलॉजी, एक पैथोलॉजी कैसे होगी? शीतकराणी शीराणाम, वायु के गति को अवरोध, और उससे कारण वात का प्रकोप। तो शीत गुण इन्वॉल्वमेंट से होने वाली वातज शोथ के पैथोलॉजी। दूसरी पैथोलॉजी कौन सी होगी? रुक्ष गुण प्रहुलाह। तो देखिए, शीत गुण का विचार करते हुए हमको ऋतुओं का भी विचार करना है। प्रायः शीत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में शीत गुण बढ़ता है, सृष्टि में शीत गुण का प्राबल्य होता है। ऐसी अवस्था में अगर शोथ रोगी आता है तो हमको शीत गुण का विचार करना है। तो वहां पे पैथोलॉजी कैसी हो गई है? प्रायः शीतकराणी शीराणाम ऐसा होने के कारण वात दोष को, वात की जो गति है शिराओं से बहने वाली, उसको अवरोध उत्पन्न हुआ है, और उसी कारण वायु प्रकुपिता, वायु की गति अवरोध से हो रही है। तो वहां पे आप उष्ण चिकित्सा करोगे, नॉर्मली शुंठी का लेप दोगे, तो वो शोथ प्रशमित हो जाए। लेकिन हमारा प्रिसाइज डायग्नोसिस हो रहा है, ऐसा होना चाहिए कि ये शीत गुण उद्रिक्त वात प्रकोप है और ये वात शोथ है। हालांकि हर बार क्लिनिकली केवल एक गुण उद्रिक्त वात प्रकोप या फिर एक गुण उद्रिक्त शोथ संप्राप्ति ऐसा नहीं देखा जाता। शीत गुण है, वैसे रुक्ष गुण एक साथ कार्यकारी होते हैं। शीत रुक्ष गुण से उद्रिक्त वात प्रकोप, तो वहां पे उन दोनों के गुणों की विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। उष्ण से स्नेह का उपयोग, ऐसा कुछ वहां पे हमको चिकित्सा विचार करना पड़ता है। तो इस शीत रुक्ष लघुओं के कारण शिराओं में जो चेंजेस आ जाते हैं, शिराओं में शीतता रुक्षता आने के कारण वहां पे जो बहने वाला वायु जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, उसके गति को अवरोध उत्पन्न होता है, शिराओं में वात प्रकोप उत्पन्न होता है, और उसके कारण शिरागत वात की पैथोलॉजी वहां पे डेवलप हो जाती है। शिरागत वात क्या है? शिरागत वात कुछ अलग नहीं है। शिरागत वात यानी शिराओं में रुक्षादि गुणों की वृद्धि होना, शिरा शीतकराणी होना, शिराएं रुक्षकराणी होना, शिरा खर गुण की होना, शिरा पुरुष गुण की होना, शिरा लघु गुण की होना, इसी का नाम शिरागत वात है। देखिए, चरक चिकित्सा स्थान का जो 28 अध्याय है, वात व्याधि चिकित्सीय अध्याय, तो उसमें इस शिरागत वात का वर्णन किया है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28।
36 पेज नंबर। शरीरम मंदरुकम शोफम शुष्यति स्पंदते तथा सुप्ताः तन्वो महत्यो वा सिरा वाते सिरा। मंदरूप होगा, शोफ वहां पे उत्पन्न होगा, स्पंदते शुष्यति तथा। तो इसी प्रकार की पैथोलॉजी सिरागत वात में होगी, सिराओं में शीतता बढ़ेगी, सिराओं में रुक्षता बढ़ेगी, लघुता बढ़ेगी। उसी कारण ये सिरागत वात सबसे पहले डेवलप होगा। तो वातज शोथ की पैथोलॉजी में सिरागत वात निर्मित होना ये एक पहला इवेंट है, ये एक पहली अवस्था है, ये एक पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके बाद आगे क्या होता है, देखिए उस संप्राप्ति में जो शीत रुक्ष लघु विशद श्रम उपो, अभी यहाँ पे और एक देखिए, अभी इस पैथोलॉजी में, वातज शोध की पैथोलॉजी में अन्य जगह पे इस गुण, जो एक गुण का वर्णन है जो अन्य जगह पे इतनी मात्रा में पैथोलॉजी में नहीं वर्णित है, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा वायु का विशद गुण यहाँ पे लिखा है। प्रायः अगर आप चरक चिकित्सा पढ़ेंगे तो कहाँ पे भी ज्यादा विशद गुण का वर्णन संप्राप्ति में नहीं है, लेकिन वो वातज शोध में उन्होंने लिखा है शीत रुक्ष लघु विशद क्षालने शक्ति विशदा। क्षालन शक्ति जिसकी रहती है, अपिछलत्व जो रहता है, वो एक प्रकार से जो रुक्षत्व बढ़ाता है, ऐसा विशद गुणधर्म रहता है। तो ये विशद गुणधर्म यहाँ पे वातज शोथ के पैथोलॉजी में कहना, उसका भी अलग महत्व। रुक्ष लघु और अन्य कारण, तो शीत शीतोष्णों का वर्णन उन्होंने किया, श्रम, उपवास, अतिकर्षण, क्षपण आदि भी और अन्य कारणों से, स्वतंत्र कारण रहेंगे या परतंत्र कारण रहेंगे, वायु के गुणों के साधार्म्य, वायु के गुण के समान धर्मी हेतुओं के गुणधर्म रहेंगे, या फिर हेतुओं के गुणधर्म अलग है और वायु का प्रकोपित होने वाले वायु के गुणधर्म अलग है, ऐसे परतंत्र वायु का भी प्रकोप हो सकता है। तो क्षपणादि भी वायु प्रकोपिता, वायु प्रकोपिता, शिराओं से जो बहने वाला वायु है उसकी गति अभी व्याहत हो रही है, अवरोध से हो रही है, उसका नाम वात प्रकोप है। तो आगे क्या होता है फिर अगले स्टेज में, त्वक मांस शोणितादीनि अभिभूयम शोफम जनयति। वात प्रकोप तो हो गया, अभी वात की गति सिराओं से जो हो रही है वो अभी व्याहत हो रही है। तो अब ये वायु क्या करेगा, त्वक मांस शोणित आदिनी अभिभूय, जो वायु है वो त्वक रक्त मांस इनका अभिभूय, अभिभूय टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की है, अभिभूय यानी अभिभवन, पराभूत करना, पराभव करना, ये अर्थ है। वैसा अगर शब्दशः इसका अर्थ देखा जाए तो क्या करता है वायु, त्वक मांस शोणिता आदिनी अभिभूय, आदिनी यानी उस शिराओं में जो अन्य भाव इन्वॉल्व है शिरा के निर्मिति में, तो उस स्थान संश्रय की जगह पे जो अन्य भाव है उन अन्य भावों को भी अभिभूय, तो त्वक रक्त मांस इन भावों को अभिभूत करके, अभिभूत करके यानी पराभूत करके, पराभूत करके यानी क्या, वायु थोड़ी झगड़ा करने वाला है उनसे। तो उस त्वचा रक्त मांस इन भावों पे अभी रुक्षादि गुणधर्मों की वृद्धि होती है, रक्त में रुक्षादि गुणधर्म की वृद्धि हो जाती है। उस मांस जो शिरा घटित अवयव है उसमें रुक्षादि गुणधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस मेद धातु में रुक्षादि गुणधर्म की वृद्धि हो जाती है, और उसका ही नाम उन्होंने अभिभूय ऐसा लिखा, अभिभूयम। तो उनका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल संहनन है त्वक मांस और शोणित आदि भावों का, वो अभी बदल जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल संहनन उनका टेक्सचर बदल गया, अभी उनमें रुक्षादि भाव निर्माण हो गए।
वैसे देखा जाए तो त्वक स्निग्ध रहनी चाहिए नॉर्मल फिजियोलॉजी में, वैसे देखा जाए तो मांस भी स्निग्ध होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वहां पे रुक्षादि गुण वात प्रकोप होने के कारण उस मांस का स्नेह धातु, उस त्वचा का स्नेह धातु कम हो रहा है। देखिए हमने एक श्लोक देखा था चरक विमान स्थान का पहला अध्याय जो है प्रथम अध्याय, उसमें हमने एक श्लोक देखा था चरक विमान स्थान अध्याय 1 पेज नंबर 233 श्लोक नंबर 14। उसमें एक ऊपर से तीसरी लाइन है, क्या होता है, विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसाम अल्पम अवजीयते। विरुद्ध गुण सन्निपाते ही, शरीर में जब विरुद्ध गुण सन्निपाते ही, व्हेन टू अपोजिट क्वालिटीज, एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज interact with each other, सन्निपाते इति मेलके, react with each other, what happens, भूयसाम अल्पम अवजीयते। भूयसाम तात्पर्य तो क्वांटिटेटिवली ज्यादा है, जिस गुण की क्वांटिटी ज्यादा है वो उस पर की है तो गुण सन्निपाते ही भूयसाम विरुद्ध अल्पम अवजीयते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मांस में आ रही है। आवाज येतोय का ऐकू? हेलो, तो क्या होता है, हमने जो अभी श्लोक देखा चरक विमान स्थान का कि विरुद्ध गुण सन्निपाते ही पम भूयस अवजी, जब दो दोनों अपोजिट हेलो, क्वालिटीज इंटरैक्ट हो जाते हैं तो उसमें जिसकी क्वांटिटी क्या है और वो क्वांटिटिवली उस पे प्राप्त थे। तो क्या हो रहा है, यहाँ वात प्रकोपित हुई, हॅलो सर, आवाज ब्रेक होतोय। आवाज येतोय का? हेलो, येतोय सर आता। हाँ, तो तो विरुद्ध गुण विमानस्थानातला सन्निपाते श्लोक ही होता की भूयसाम, ओके तो ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि जो त्वचा, मांस, शोणित आदि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल उनका जो टेक्सचर है, उनके जो गुणधर्म है, वो गुणधर्म अभी बदल गए हैं क्योंकि अभी इन धातुओं में रुक्षादि गुणधर्म की वृद्धि हो गई है। इसी का नाम अभिभूय है। इसीलिए 18वें अध्याय में वहां से शोक की संप्राप्ति में उन्होंने अभिभूय शब्द 18
शब्द लिखा, अभिभवन होना। तो ये अभिभवन क्या है वो देखने के लिए हम चरक विमान स्थान का पहला अध्याय जो है, प्रथम अध्याय जो है, उसमें से जो 14वें नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 233, वो देख रहे थे। उससे विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसाम अल्पम अवजीय, यह सिद्धांत विरुद्ध गुण सन्निप जगह ही भूय लागू है, भूयसाम अल्पम अवजीयते। जब दो अपोजिट एक दूसरे से रिएक्ट हो, इंटरैक्ट हो जाते हैं तब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो अल्पम, जिस गुण की क्वांटिटी कम है उस पे विजय प्राप्त करेगा, जीयते। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर रुक्ष और स्निग्ध ये अगर इंटरैक्ट हो रहे हैं तो फाइनल एंड रिजल्ट उस धातु पे किसका होगा? तो रुक्षता अगर ज्यादा है तो रुक्षता उस धातु में डेवलप होगी, अगर स्निग्धता ज्यादा है तो वो स्निग्धता वहां पे डेवलप होगी। जब स्निग्ध और रुक्ष इंटरैक्ट हो जाते हैं तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि रुक्षता स्निग्धता को पूरा जीरो कर देती है, ऐसा नहीं होता। स्नेह भाव जितना है उतना ही रहता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, रुक्षता के सिम्टम उस धातु में, उस अवयव में अब डेवलप हो रहे हैं। क्यों? भूयसाम अल्पम अवजीयते। तो देखिए ऐसा ये सोसाइटी में भी है, सोसाइटी में, समाज में सात्विक, राजसी, तामसी, हर सभी प्रकार के आदमी रहते हैं, सभी प्रकार की प्रवृत्तियां रहती हैं। तो हम किस किस को बदल सकते हैं? हम दूसरों को थोड़ी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। क्यों बदलना? तामस से राजस से अगर लड़ना है तो खुद की सात्विकता बढ़ानी चाहिए ना। सोसाइटी में तामस भाव बहुत बढ़ रहा है, राजस भाव बहुत बढ़ रहा है। अब मैं हम क्या करें, कलयुग है, अंधकारमय युग है, तमो युग है, वो ठीक है, लेकिन इसका लिए उत्तर क्या है? इसके लिए उत्तर यही है, विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसाम अल्पम अवजीयते। खुद की सात्विकता इतनी बढ़ाओ कि वो तम गुण अवजीयते। मनुष्य में भी सत्वरजतम अंतर्गत अवस्थाओं में उनका खेल चल रहा है। हम कभी कभी सात्विक होते हैं, कभी कभी राजसिक होते हैं, कभी कभी तामसिक होते हैं। तो अंतिमतः उत्तर क्या होना चाहिए? सात्विकता हमारी बढ़नी चाहिए। तो जो अन्य तामस भाव हैं उनका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे या हमारे मन पे नहीं होगा, वो अलग विषय है। वो मानस रोग या फिर वहां जब हम बोलेंगे, चर्चा करेंगे, तब उसका विवेचन हम ज्यादा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे विषय क्या है कि विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसाम अल्पम अवजीयते। तो इन इन कारणों के कारण जो प्रकपित हुआ होने वाला वात है, वो अभी वात क्या करता है? त्वक, मांस, शोणितादीनि अभिभूयम शोफम जनयति। तो अभी त्वक, मांस, शोणित, इनमें वृक्षादि गुण धर्म की वृद्धि हो गई है, उनका अभिभवन हो गया है। अब उसके बाद शोफम जनयति। तो अभी यहाँ पे दो तीन स्टेप उनने नहीं लिखे, डायरेक्टली शोफम जनयति ऐसा लिखा। तो दो तीन स्टेप कौन से हैं? वात का प्रकोप हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इन वृक्षादि, शीतादि कारणों के कारण वात की गति का अवरोध हुआ। अभी क्या हो रहा है? देहे स्त्रोताओं से रिक्ता नहीं पूरयित्वा अनिलोबली। अभी वो जो स्थान संश्रय की जगह है, उस स्थान संश्रय की जगह पर वायु पूर्ण कर रहा है और उसके कारण वहां पे उच्छेद निर्माण हुआ। तो उस उच्छेद का नाम शोथ है, इसलिए उन्होंने वहां पे शोफम जनयति ऐसा लिखा। अभी यहाँ पे और एक विशेष है, देखिए, ये जो अभी वातज शोथ का वर्णन चल रहा है, वहां पे अभिभूय शोफम जनयति ऐसा वर्णन आता है। अभी नीचे पित्त शोथ का वर्णन है, वहां पे देखिए तो
त्वक मांस शोणितानि अभिभूयम शोथम जनयति। अभी कफश शोथ का वर्णन देखिए नीचे, वहां पे क्या कहते हैं, शोणितादि ने अभिभूय शोथम जनयति। तो क्या फर्क आया, वातज शोथ में शोफम जनयति, पित्तज और कफज में शोथम जनयति। अरे ये क्या फर्क है, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, कि वातज शोथ में शोफम शब्द आता है, पित्तज और कफज में शोथम शब्द आता है। तो ये तो कुछ अलग बात है। केवल वातज शोथ की संप्राप्ति में उन्होंने शोफ ये शब्द लिखा, और अन्य संप्राप्ति में वो शोथम शोथम ऐसा लिखते हैं। तो तात्पर्य पर्याय मान तो एक सूक्ष्म भेद है, कुछ ना कुछ तो सूक्ष्म भेद है। इसी कारण वो टर्मिनोलॉजी उन्होंने वातज शोध के लिए रखी सिर्फ। इसी से आदरणीय गुरुवर्य फणसलकर गुरुजी का मत ये था कि जो वातज शोथ रहता है उसी को शोफ, ये टर्मिनोलॉजी संहिताकार आचार्य देते हैं, और अन्य सभी जो दोष उच्छेद रहते हैं उनको शोथ ये नाम वो देते हैं। और ये एक हद से रैशनल भी है, क्योंकि यहीं पे ही सिर्फ शोफम जनयति वातज शोथ में आता है, अन्य जगह पे नहीं आता। तो जब ये शिराओं में वात प्रकोपित होगा तो उस वात प्रकोप के कुछ सार्वदेहिक लक्षण भी निर्मित होंगे और कुछ स्थानिक लक्षण भी होंगे। तो स्थानिक और सार्वदेहिक लक्षणों का वर्णन आगे उन्होंने किया है। क्या है वो भी पढ़ेंगे। स क्षिप्र उत्थान प्रशमो भवति तथा श्याम अरुण वर्णाः प्रकृति वर्णो वा चलाः स्पंदनाः खर परुष भिन्नत्वक्रोमः छिद्यत इव भिद्यत इव पिड्यत इव शुचिभिः इव तुद्यते पिपीलिकाभिरिव संसृश्यते सर्षपकल्कावलिप्त इव चिमचिमायते संकुच्यते आयम्यत इव इति वातशोथः। क्या कहते हैं वो, स क्षिप्र उत्थान प्रशमो भवति। क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम, वातज शोथ कैसे रहता है, क्षिप्र उत्थान और क्षिप्र प्रशम, वो जल्दी निर्माण भी होता है और जल्दी उसका प्रशम भी हो जाता है। क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम, यानी दिन के काल में, वात के काल में इसको बल मिलता है, इस संप्राप्ति को बल मिलता है और इसीलिए वो जल्दी बढ़ जाता है, और वो बल कम भी जल्दी हो जाता है, वो जल्दी प्रशमित भी हो जाता है। वातज शोथ में वो जो स्थानिक उच्छेद रहता है वो जल्दी बढ़ता भी है और जल्दी कम भी हो जाता है। इसी का ही वर्णन देखिए, इसी लक्षण का वर्णन चिकित्सा स्थान में भी उन्होंने किया है। चिकित्सा स्थान का जो 12वां अध्याय है उसमें वो कहते हैं, चरक चिकित्सा स्थान का जो 12वां अध्याय, उसमें श्लोक नंबर जो 12 है उसमें दूसरी लाइन देखिए, प्रसुप्ति हर्षति युतो अनिमित्तताः अनिमित्तताः प्रशाम्यति, अनिमित्तताः प्रशाम्यति। अभी ये अनिमित्तताः प्रशाम्यति की टीका देखिए, चक्रपाणी जी ने की है तीसरी लाइन में, अनिमित्तताः प्रशाम्यति म्हणजे विदाउट एनी रीजन इट इज गोइंग टू बी सबसाइड, अनिमित्तताः प्रशाम्यति इति वायोः चलत्वेन कदाचित् अनिमित्तं विनापि लीनो भवति इत्यर्थः। So without any reason, what Chakrapani tells here, that without any reason the doshas are going to be subsides and doshas are becoming lean. And even though when the triggering factor occurs, when there is a vata dosha prakopak kalo occurs, when there is a patient indulges any vata prakopak hetus, then that lean doshas are getting more and more bala and vata shotha shipra utthana. So there is a recurrence, there is a rhythmic pattern, you can say there is a Shipra Utthana and the Shipra Prashama.
क्षिप्र उत्थान एंड क्षिप्र प्रशम। एक्चुअली दिस क्षिप्र उत्थान और ये क्षिप्र प्रशम लक्षण जो है ना, वो पित्त शोथ में भी नीचे आता है। देखिए पित्त शोथ में भी उन्होंने लिखा है स क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशमो भवति। तो सवाल ये पैदा होता है, चलिए एक तो रीजन उन्होंने दिया हमको कि चक्रपाणी जी ने एक चिंतन के लिए हमको दिया कि हम अगर विचार करते हैं कि ये लक्षण भाई क्यों होता है ऐसा, वातद शोथ क्षिप्र उत्थान और क्षिप्र प्रशमित क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक उन्होंने रीजनिंग दिया कि वायु का चल गुण रहता है, तो वायु के चल गुण के कारण वो जल्दी प्रशमित, जल्दी उसका उत्थान हो जाता है, और उत्थान होने के बाद विदाउट एनी रीजन वो लीन भी बन जाता है, दोष जो है वो लीन बन जाते हैं, और इसी कारण हमको लगता है कि वो शोथ कम हो गया, लेकिन वो शोथ कम नहीं होता है। वो फिर से जब उस वायु को बल मिलता है तब उसका फिर से वातज शोथ ये लक्षण रुग्ण दिखाता है। तो ये लक्षण दिखता है क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम। एक्चुअली इसी प्रकार का वर्णन जो है, इसी लक्षण का, इसी प्रकार का सिमिलर लक्षण क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम, ये वातरक्त संप्राप्ति में आता है, सॉरी वातरक्त के पूर्व रूप में आता है। अगर आपको याद है तो भूतवा भूतवा नश्यति च असत्कृत चरक चिकित्सा स्थान का जो 29 अध्याय है वातरक्त चिकित्सा अध्याय, तो उस वातरक्त चिकित्सा अध्याय में देखिए, अगर आपके पास चक्रपाणी टीका है तो चरक चिकित्सा स्थान का 29 अध्याय पेज नंबर 628 वातरक्त के पूर्व रूप, और वहां पे उन्होंने देखिए श्लोक नंबर 18 में जो लिखा है कंडु संधिषु भूत्वा भूत्वा नश्यति च असत्कृत भूत्वा भूत्वा नश्यति च असत्कृत, पुनः पुनः होता है और नष्ट हो जाता है, भूत्वा भूत्वा नश्यति च असत्कृत, ये वातरक्त का पूर्व रूप है। अभी वातज शोथ में क्या लिखा है, क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम। इसी प्रकार का वर्णन और कहाँ पे मिलता है, देखिए ऐसा क्यों होता है इसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो इस चिंतन के कुछ कुछ बिंदु हमको मिल रहे हैं कि ऐसा ही वर्णन वातरक्त में होता है। ऐसा ही वर्णन चरक सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में हमको मिलता है, चरक सूत्र 17 जो कियंता शीर्षीय नाम का अध्याय है, उस कियंता शीर्षीय नाम के अध्याय में श्लोक नंबर जो 81 है, अभी पेज नंबर 103, अभी यहाँ पे मधुमेह आवरणजन्य मेह का वर्णन अभी चालू है। अभी वहां पे देखिए यदा बस्ति तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुर् दर्शति आकृति गत्वा क्षयम अप्यायते, पुनः क्षयम लक्षण कम हो जाते हैं, अप्यायते पुनः पुनश्च बढ़ जाते, क्षयम अप्यायते पुनः। ये क्यों होता है भाई मधुमेह में, भूतवा भूतवा नश्यति च असत्कृत, ये क्यों होता है भाई वातरक्त के पूर्व रूप में, क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम ये क्यों होता है भाई वातज शोथ में। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज, चरक चिकित्सा स्थान का जो 17वां अध्याय है तमक श्वास का जो वर्णन वहां पे है, वहां पे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 17 उसमें पेज नंबर मेरे हिसाब से 534 है। हाँ अभी तमक श्वास का जो वर्णन आता है उसमें श्लोक नंबर 58 देखिए, हाँ श्लेष्मणिम उच्यमाने तु भृशम भवति दुःखिताः तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्ते लभते सुखम। वो जो कफ का जो अवरोध है वो अगर शरीर के बाहर निकला तस्यैव क्षणे मुहूर्ते लभते सुखम, उस पेशेंट को सुख लगता है, लक्षण कुछ क्षणिक कम हुए ऐसे लगते हैं और बाद में फिर ये लक्षण बढ़ जाते हैं, तस्यैव क्षणे तस्यैव मुहूर्ते लभते सुखम, ऐसा क्यों होता है। चरक सिद्धिस्थान का जो 9वां अध्याय है, देखिए एक ही लक्षणों का हम विचार कर रहे हैं, क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम क्यों हो रहा है, तो उसका चिंतन हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो हमको ये जो क्या बोलते हैं उसको
प्रागल्भ्य और अर्थ विज्ञान जो है वो समझने में आसानी होगी। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 9 पेज नंबर 718। अब यहाँ पे अपतानक का जो वर्णन है उसमें देखिए श्लोक नंबर 14-15। कपोतीव कूजेच निस्संज्ञः सो अपतंत्रकाः दृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कंठेन कूजति हृदि मुक्ते नरा स्वास्थ्यम याति मोहे ऋते पुनः हृदि मुक्ते नरा स्वास्थ्यम। अगर वो पैथोलॉजी है वो अगर हृदय मुक्ते ऐसी हो गई तो नरहा स्वास्थ्यम, और फिर से याति मोहम ऋते पुनः, और फिर से वो रुग्ण उसी पैथोलॉजी से पीड़ित रहता है। सो ये आवर्तन हो जाता है, हृदय मुक्ते नरहा स्वास्थ्यम याति मोहे ऋते पुनः। तो ये ऐसा अपतानक में ऐसा क्यों हो जाता है? और ये वातज शोथ में क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम क्यों हो जाता है? वात रक्त में भूतवा भूतवा नश्यति च असतकृत ऐसा क्यों डेवलप हो जाता है? तो इसका एक वर्णन है। जैसा एक तो कारण चक्रपाणी जी ने कहा कि ये वायु के चलद गुण के कारण ये डेवलप होगा, अन्य एक कारण है क्योंकि ये सभी पैथोलॉजी आवरणजन्य है। तो ये सभी संप्राप्तियां मधुमेह से लेके वात रक्त से लेके शोथ से लेके अपतानक से लेके स्तमक श्वास तक सभी संप्राप्तियां अवरोधजन्य है, आवरणजन्य है। जब ये आवरण नष्ट होगा तब क्षणिक सुख मिलेगा, जब ये आवरण फिर से स्टैब्लिश होगा तो फिर से लक्षणों की अभिव्यक्ति हो जाएगी। भूतवा भूतवा नश्यति च असत्कृत क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम। उत्थान प्रशम तो होगा लेकिन वायु है इसलिए वो क्षिप्र होगा। क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम। और दूसरी बड़ी बात, यही लक्षण जो है शोथ के संदर्भ में क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम, ये पूर्व रूप में ज्यादा दिखेंगे। जब हेतुएं प्रबल रहती है, जब दोष प्रबल रहते हैं तो वो आवरण जो है वो ही प्रबल रहेगा, वो नष्ट नहीं हो पाएगा। तो परमानेंट शोथ की अवस्था उस कंडीशन में डेवलप होगी। और हमारे पास रुग्ण शोथ के संदर्भ में तो इसी प्रकार से आते हैं। तमक्षवात में मुहूर्तम लभते सुखम ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वातज शोथ के संदर्भ में परमानेंट शोथ ऐसी अवस्था लेके रुग्ण हमारे पास आता है। वहीं पे हमको चिंतन करना है कि अभी इसने पूर्व रूप अवस्था छोड़ दी है, अभी ये रूप अवस्था में आया है। कहने का तात्पर्य है कि अभी यहाँ पे आवरण इस्टेब्लिश हो गया है, दोष दुष्य समूर्छना अभी स्थिरतर हो गई है, स्थिर हो गई है। तो वहां पे ज्यादा प्रयास वैद्य को करना पड़ता है। क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम, ये लक्षण वातज शोथ में निर्माण होता है। आगे देखिए, आगे वो क्या कहते हैं। क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रशम तथा श्याम अरुण वर्ण प्रकृति वर्णो वा। श्याम अरुण वर्ण, अभी जो शिरागत रक्त है जहां पे वायु का प्रकोप हुआ है, वो अभी शिरागत रक्त वात के कारण, इस वायु के कारण दुष्ट हुआ है। और ऐसा दुष्ट हुआ रक्त उस शिरा से जब बहता है तो उपस्नेहन न्याय से ऐसा वातज दुष्ट रक्त एडजेसेंट पार्ट में एब्सॉर्ब होने के कारण वहां पे वैवर्ण्य प्राप्त हो जाता है, त्वचा वैवर्ण्य। तो यहाँ पे उपस्नेहन जो है शिराओं का, दैट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अदरवाइज व्हाई देयर इज ए त्वक वैवर्ण्य ऑकर्स इन द शोथा? नो एनी रीजन। सो ये वातज वाताभिभूत दुष्ट रक्त एडजेसेंट पार्ट में एब्सॉर्ब होने के कारण वहां पे श्याम अरुण वर्ण प्राप्त हो जाता है। अरुण वर्ण यानी क्या? रेडिश ब्लैकिश डिस्कलरेशन। जो उच्छेद की त्वचा है वो रेडिश ब्लैकिश डिस्कलरेशन जैसी दिखने लगती है। देखिए चरक सूत्र स्थान का जो 24 नाम का जो अध्याय है,
विधिशोणकीय अध्याय, उसमें उन्होंने वातज शोथ कर वातज रक्त दुष्टि का वर्णन किया है। पेज नंबर 1, श्लोक नंबर 20, अरुणाभम भवेत वाताद विशदम फेनिलम तनु। तो अभी वात दोष के कारण अगर दुष्ट रक्त हुआ है तो वो कैसे होगा? अरुणाभम, आभम तत्समान, रेडिश ब्लैकिश, अरुणाभम भवेत वाताद विशदम, विशद गुण धर्म। देखिए संप्राप्ति में सबसे पहले विशद गुण धर्म उन्होंने वर्णित किया है, वो शायद वातज रक्त दुष्टि के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा। उस विशद गुण धर्म की अभिव्यक्ति रक्त के माध्यम से ज्यादा अभिव्यक्त होगी। तो विशदम फेनिलम तनु, इस प्रकार की रक्तज दुष्टि वहां पे डेवलप होगी। और ऐसा दुष्ट रक्त जब सिराओं से बहेगा तो वो एडजेसेंट धातुओं में, एडजेसेंट मांस में, एडजेसेंट त्वचा में एब्सॉर्ब किया जाएगा और उसी के कारण श्याम अरुण वर्णा। देखिए चरक चिकित्सा स्थान का जो चौथा अध्याय है, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 4, वहां पे श्लोक नंबर 11, वहां पे भी उन्होंने वातज रक्त दुष्टि का 28 नंबर, शाव अरुणम सफेनम च तनु रुक्षम च वातिकम। तो इस प्रकार की रक्त वातज रक्त दुष्टि होती है। सबसे पहले रक्त जो है वृक्षादि गुण धर्म से युक्त होता है और ऐसा दुष्ट रक्त होने के कारण वो जो त्वचा जो है वो श्याम अरुण वर्ण की हो जाती है। तो ये अरुण वर्ण तो है, ये वात प्रकोप का निदर्शक है। चरक सूत्र 20 जो अध्याय है वहां पे वातज के नानात्मज विकारों का जो वर्णन है वहां पे अरुण वर्ण था। ये वात प्रकोप, शुद्ध वात प्रकोप का लक्षण वहां पे दिया है। या फिर आप आगे जाके आप वातज उदर पढ़ेंगे या फिर वातज गुल्म पढ़ेंगे तो वहीं पे भी अरुण वर्ण का उल्लेख आ जाता है। तो ये क्या है? ये शुद्ध वात प्रकोप का निदर्शक है। अरुण वर्ण, रेडिश ब्लैकिश डिस्कलरेशन, इस प्रकार का वर्ण पुष्ट में भी यही आ जाता है। हाँ? अभी ये शोथ में है, उच्छेद के ऊपर की त्वचा जो है वो अरुण वर्ण की हो जाती है। श्याम अरुण वर्ण प्रकृति वर्णो वा, प्रकृति वर्ण हो जाता है या फिर प्रकृति वर्ण स्टेब्लिश। अभी प्रकृति वर्ण यानी क्या? प्रकृति वर्ण कौन से रहते हैं? देखिए चरक इंद्रिय स्थान का जो पहला अध्याय है उसमें पेज नंबर 355, चरक इंद्रिय स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 8, तत्र आदित एव वर्णाधिकारः तद्यथा कृष्णः श्यामः श्यामावदातः अवदातश्चेति प्रकृतिवर्णः शरीरस्य भवन्ति। दीज आर द 4 normal प्रकृति वर्णास which are they? कृष्णः श्यामः श्यामावदातः अवदातश्चेति। ये 4 वर्ण है, प्रकृति वर्ण है। इससे अन्य अगर डिफर रहेगा तो वो पैथोलॉजिकल रहेगा। तो इन चारों की निर्मिति या फिर इन चारों की उपस्थिति या फिर श्याम अरुण वर्ण की उपस्थिति, ऐसा वातज शोथ में हो सकता है। आगे उन्होंने कहा चलाहा स्पंदना, देखिए चलाहा शब्द उन्होंने लिखा है, स्पंदन ऐसा शब्द उन्होंने लिखा है। हमने पिछली बार शोथ की सामान्य संप्राप्ति देखते हुए वाग्भटाचार्य जी का वर्णन देखा था। उसमें वाग्भटाचार्य जी ने शोथ के लिए संहत शब्द यूज किया था और उस संहत शब्द की अरुण दत्त की टीका थी कि वो निश्चल है, इसलिए वहां पे उन्होंने उसको संहत कहा है। लेकिन ये निश्चलत्व जो है वो पित्तज और कफज को ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ऐसा हमने देखा था। वातज शोथ चल गुण प्राधान्य से है, इसी कारण वो चल रहता है। इसी कारण ग्रंथि या फिर आप कहें
पीड़का या फिर आप कहे मेदोज ग्रंथि, ये सभी चरक अनुसार शोध ही है। चला, स्पंदा, स्पंदना, उस पे स्पंद रहता है वायु के कारण, पल्सेशन रहता है, स्पंदना। खर परुष भिन्न त्वक रोमा, उसकी ऊपर की जो रोम है, त्वक रोम है, वो खर परुष हो जाती है वात प्रकोप के कारण। छिद्दत इव, छिद्दत एक्सीजन, छेदनवत पीड़ा कई कई बार हो जाती है। और आगे लिखते हैं वो भिद्यत इव, ब्रेकिंग टाइप ऑफ पेन। छिद्दत इव, भिद्यत इव, पीड्यत इव, सूची भी इव तुद्यते, पियर्सिंग टाइप ऑफ पेन, इसी प्रकार की वेदना हो जाती है। पिप्पिलिका अभिरीव संसृष्यते, सर्षप कल्कावलिप्त इव चिमचिमायते। और उन्होंने क्या लिखा, पिप्पिलिका अभिरीव संसृष्यते, कई कई बार रुग्ण कहते हैं हमको, काय म्हणतात मराठीमध्ये, मुंग्या चालल्यासारख्या वाटतात, झिणझिण्या येतात, ये लक्षण वातज शोथ में दिखता है। सर्षपकल का अवलिप्त इव चिमचिमायते, चिमचिमायन की व्याख्या क्या दी है उन्होंने, सर्षपकल का अवलिप्त इव। और ये लक्षण क्यों डेवलप हो जाता है, हमने देखा था ये लक्षण किस विवेचन में देखा था, चरक चिकित्सा स्थान का जो अध्याय 28 है, उसी अध्याय 28 में हमने ये लक्षण देखा था। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28, श्लोक नंबर 65, पेज नंबर 619। हर्षः पिप्पलिकानां च संचारः इव मांसगे, मांसावृत वायु में हर्ष पिप्पलिका नाम च संचार दिखता है। तो सभी वातज शोथ में हर्ष पिप्पलिका नाम संचार दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो कौन से वातज शोथ में हर्ष पिप्पलिका नाम संचार दिखेगा, जहां पे मांसावृत वायु की अवस्था होगी, यानी कफ या फिर रक्त की से ज्यादा मांस के कारण अगर उस वायु को अवरोध उत्पन्न हुआ है, और उस मांस से अगर वात की गति हो रही है, मांस के मॉलिक्यूल से अगर वात की गति हो रही है, तो उसी अवस्था में हर्ष पिप्पलिका नाम वो संचार रहा, ऐसी अवस्था डेवलप होगी। हमने उसी बार जब हम आवरण देख रहे थे तभी हमने देखा था कि ये लक्षण क्यों डेवलप हो रहा है मांसावृत वायु में। तो मांस जो है वो पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान एक धातु है, वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि द्रव रक्त धातु से तुलना में, वो रक्त धातु जो द्रव धातु है उसकी तुलना में वो कॉम्पैक्ट धातु है। तो ऐसे कॉम्पैक्ट धातु में, ऐसे पार्थिवत्व रहने वाले धातुओं में जब वायु गति करता है तो वायु के गति को अवकाश बहुत कम मिलता है, और इसी कारण वायु अवकाश तैयार करने की कोशिश करता है। और ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास है, ये जो प्रयत्न है, ये प्रयत्न हर्ष पिप्पलिका नाम संचार, ये लक्षण निर्माण करते हैं। नॉर्मली फिजियोलॉजिकली आप और हम जब बैठे हैं तभी ये लक्षण नहीं उत्पन्न होंगे, लेकिन अगर मांसावृत वायु है, 2-2 घंटे हम एक ही पोजीशन में बैठने के लिए स्टडी करने के लिए बैठे हैं, तो ये तब ये लक्षण डेवलप होगा मांसावृत वायु का। क्यों होगा, तभी अभी ये लक्षण अभिव्यक्त हो जाएगा। मांस जो है वो पृथ्वी और वायु प्रधान, पार्थिवत्व प्रधान, सॉरी पृथ्वी और आप प्रधान, पार्थिवत्व प्रधान मांस धातु से जो बहने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वायु को इस आवरण के कारण ज्यादा अवकाश नहीं मिल पाएगा, और वायु उस मांस धातु को दूर करने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में, इस प्रयास में हर्ष पिप्पलिका नाम इव संचार, इस लक्षण की निर्मित होगी। तो वातज शोथ में ये लक्षण जब निर्माण होगा तो ये जानने की बात है कि वहां पे मांसावृत तत्व भी लक्षण है। तो ये हमको समझना चाहिए कि सभी लक्षण सभी अवस्थाओं में नहीं निर्माण होंगे, उनका तर्तमत्व रुग्ण के अनुसार, हेतुओं के अनुसार बदल जाएगा। संकुचित आयमित्य इव वात शोथा, जो शिराएं जो है उनका संकोचन होता है, उनमें आयाम निर्माण होता है। तो अभी वातज शोथ के संदर्भ में चरक चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में और उन्होंने वर्णन किया है, वो भी देखेंगे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 12 श्लोक नंबर 12।
चल तनुत्वक परुषो अरुणो असिताः प्रसुप्ति हर्षातियुतो अनिमित्तताः प्रशाम्यति प्रउन्मति प्रपीड़तो दिवाबली च श्वयतो समीरणात्। तो यहाँ पे अन्य डिफरेंट लक्षण कौन से हैं? त्वनुत्वक, शोथ के ऊपर की, उच्छेद के ऊपर की जो त्वचा जो है वो तनु है, वो तनु बन जाती है। अनिमित्त हर्ष अर्ति ही, ये लक्षण वहां पे डेवलप हो जाता है। अनिमित्त प्रशाम्यति, ये भी लक्षण वहां पे है। और उन्होंने ऐसा कहा कि प्रसुप्ति ही, तो ये अलग लक्षण यहाँ पे दिया है उन्होंने, प्रसुप्ति ही। एक्चुअली स्पर्श ज्ञान होना ये रक्तवह शिराओं का नॉर्मल फंक्शन है। अब अगर रक्तवह शिराओं की दुष्टि ज्यादा मात्रा में हो रही है तो यथार्थ स्पर्श ज्ञान नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन या फिर सेंसरी डिस्फंक्शन डेवलप होगा। किनके कारण? रक्तवह शिराओं की दुष्टियों के कारण, जैसे जिसका वर्णन सुश्रुत शारीरिक स्थान के 7वें अध्याय में आता है। तो अगर रक्तवह शिरा वात से ज्यादा दुष्टि हो गई, दूषित हो गई, तो उसी कारण ये सुप्ति, ये लक्षण वहां पे डेवलप हो जाता है, प्रसुप्ति ही। ये अलग लक्षण ही, यही वहां वहां पे नहीं था। हा? फिर अभी इसी संदर्भ में सुश्रुताचार्य जी ने सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 23rd जो अध्याय है उसमें जो 5वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा कि वातशोथ जो रहता है, आप अगर सुश्रुत संहिता आपके पास है तो आगे घर पे जाके देखिए आप कि वातजा श्वेतु अरुणः कृष्णो वा मृदु अनवस्थिताः। मृदु और अनवस्थी इस प्रकार का रहता है। बाकी अन्य लक्षण तो चरक जैसे ही है। वाग्भट निदासान का जो 13वां अध्याय आता है उसमें वो कहते हैं टिपिकल लक्षण कि स्निग्ध उष्ण मर्दन ही शाम्यत, स्निग्ध और उष्ण लक्षण से, मर्दन से उसका शमन हो जाता है। उन्होंने उपशय अनुक्षय यहाँ पे ऐड कर दिया। और एक लक्षण उन्होंने कहा कि रात्रो अल्पो दिवा महान, रात्र में वो कम हो जाता है और दिवा में, दिन में वो बढ़ता है। दिवा महान यानी क्या? चरक ने उसको दिवाबली ऐसा शब्द लिखा है। और त्वक्च सर्षप लिप्ते वो चिमचिमायते, ये जो अभी हमने जो लक्षण पढ़ा वही लक्षण वाग्भटाचार्य जी ने दिया है। तो इसी प्रकार वातशोथ का वर्णन आता है। अभी चरक सूत्र स्थान का जो 18वां अध्याय है उसी 18वें अध्याय में फिर से एक बार आगे जाके वातशोथ के लक्षणों का वर्णन आगे फिर से किया है। देखिए इसी अध्याय में चरक सूत्र 18वां नाम का अध्याय है, 18वां जो अध्याय उसमें श्लोक नंबर 9 जो है, 9 और 10, उसमें फिर से वातशोथ के लक्षणों का वर्णन वहां पे किया है। क्या कहते हैं वो? भवन्ति च अत्र श्रूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपति व रुजन्ति च पीडितानि उन्मन्ति आशु वातशोथ तमादिशेत् यश्चापि अरुणवर्णाभा शोथो नक्तं प्रणश्यति स्नेह उष्ण मर्दनाभ्याम च प्रणश्येत् स च वातिकः। श्रूयन्ते यस्य गात्राणि, गात्र जिसके शोथ से अभिभूत हो जाते हैं, सुपंती व रुजंती च, वेदना सह वो रहते हैं, पीड़ितानि उन्मनंती आशु, समथिंग नॉन पिटिंग इडिमा इज देयर, वातशोथम तमादिशेत। और उसकी त्वचा कैसी रहती है? यच्चापि अरुण वर्णाभा शोथो नक्तम प्रणश्यति, नक्तम प्रणश्यति यानी क्या? दीवाबली रहता है और रात्र में वो कम हो जाता है। तो ये रुग्णों को पूछने से, जब हम सवाल पूछेंगे तो उससे भी हमको उसमें जो दोष का अनुबंध है वो पता चलेगा। स्नेह उष्ण मर्दनाभ्यम च प्रणश्यत, जो वाग्भटाचार्य जी ने जो वर्णन किया है वो उससे ही लिया है, इससे ही लिया है कि स्नेह उष्ण मर्दनाभ्यम च प्रणश्यत स च वातिका। हाँ, तो इस प्रकार का ये वातिक शोथ है। तो हमने अभी वातज शोथ की निर्मिति किस प्रकार से होती है और उनमें लक्षणों की अभिव्यक्ति किस किस प्रकार से बदल जाती है वो देखा। आगे अगली बार पित्तज शोथ की निर्मिति और कफज शोथ की निर्मिति और उनमें होने वाला लक्षणों का विविध्य, इसके बारे में चिंतन करेंगे। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। कुछ सवाल वगैरह है? नहीं तो हम
यहाँ पे रुकेंगे। सवाल तो कुछ नहीं है सर, चैट बॉक्स में आए हुए। ठीक है, तो रुकते हैं आप। ठीक है सर के और ज्वाइन हुए सभी लोगों के आभार। थैंक यू।